आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर पे। अब हम लोग देखते हैं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। देखिए, जब एक एम्प्लॉय एक वर्क प्लेस पे अपना सारा एफर्ट डालता है, वो क्या एक्सपेक्ट करता है? उसे एक अच्छी सैलरी मिले। अब मोनोटोनस यदि सैलरी ही मिलती रहेगी तो एक टाइम के बाद वो बोर हो जाएगा। तो उसका मोटिवेशन बनाए रखने के लिए उसे फाइनेंशियल अलग से भी रिवॉर्ड दिया जाता है। इस रिवॉर्ड को हम लोग कहते हैं बोनस। तो बोनस एक एडिशनल सम या एडिशनल अमाउंट है जो एम्प्लॉय को पे किया जाता है। अब सवाल है कि बोनस कितना दिया जाए, बोनस के क्या रूल्स होने चाहिए। इसको लेकर एक प्रॉपर हमारे देश में लॉ बना दिया गया है जिसका नाम है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ है तो ध्यान रखिएगा, ये एक्ट एप्लीकेबल होता है हर उस एस्टेब्लिशमेंट या वर्क प्लेस पे जहाँ एक साल के समय में 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, 20 और मोर वर्कर पे। नेक्स्ट थिंग, बोनस तो मिलता सभी को है, पर ये जो बोनस एक्ट है ये उन एम्प्लॉयज के लिए है जिनकी वेजेस अप टू 21,000 रुपीज है पर मंथ, एंड जिन्होंने एक साल में 30 डेज उस एस्टेब्लिशमेंट में काम किया है, वो एलिजिबल एम्प्लॉय माने जाते हैं। बोनस का रेट क्या होता है? तो जैसे एक एडल्ट पर्सन है तो बोनस का जो रेट है वो 8.33% ऑफ वेजेस या 100 रुपीज, विच एवर इज हायर। मैं साइड में भी लिख दे रहा हूं, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस जो होती है वो 8.33% ऑफ वेजेस या फिर 100 रुपीज होती है, विच एवर इज हायर, या एडल्ट के केस में। और यही जो है चाइल्ड, मतलब जिनकी उम्र 14, जो 14 कंप्लीट कर दिए पर 18 के नहीं हुए, उनके लिए मिनिमम वेजेस है 8.33% ऑफ वेजेस और 60 ईयर्स, विच एवर इज हायर, 60 रुपीज विच एवर इज हायर। मैक्सिमम रेट ऑफ बोनस जो किसी एम्प्लॉय को हम दे सकते हैं वो 20% का होता है। बोनस भी भाई साहब अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे स्टैट्यूटरी बोनस वो है जो लॉ के अनुसार एनुअली दिया जा रहा है। इंटरिम बोनस वो है जो साल के बीच में दिया जाता है। और कस्टमरी बोनस वो है जो किसी फेस्टिवल पे, त्योहार पे दे दिया जाता है, फिर मेन बोनस से उसे एडजस्ट कर दिया जाता है। इस तरह अलग अलग तरह के बोनस होते हैं। ठीक है, आगे अगर कोई पर्सन, ध्यान से समझना मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात को, आगे अगर कोई पर्सन जिस पर बोनस का एप्लीकेबिलिटी आ गई है, एलिजिबिलिटी आ गई है, उसको बोनस कब मिलना चाहिए तो उसका एक टाइम फ्रेम है, टाइम लिमिट है। एक एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने एम्प्लॉय को बोनस अकाउंटिंग ईयर एंड होने के 8 महीने में दे दे। और यदि बोनस को लेकर कोई भी डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट सॉल्व होने के 30 डेज में। ये सब आपको एमसीक्यू में ही पूछेगा, ध्यान रखिएगा अच्छे से। ठीक है, कौन से एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो बोनस के लिए डिस्क्वालीफाइड हैं? तो ऐसे एम्प्लॉय जिनकी सर्विस को डिसमिस किया गया है क्योंकि उन्होंने फ्रॉड किया, कोई रायट या वायलेंट बिहेवियर किया, थेफ्ट या मिस अप्रोप्रिएशन किया, या प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करी, या कोई ऑफेंस किया जैसे सेक्सुअल हरासमेंट, तो ये लोग बोनस के लिए डिस्क्वालीफाइड हैं। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे जो इसमें कंसेप्ट है, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एप्लीकेबल नहीं है? तो सेक्शन 41 जो होता है बताता है कि बोनस एक्ट के प्रोविजन जो है वो एलआईसी में काम करने वाले एम्प्लॉइज पर एप्लीकेबल नहीं होते। मर्चेंट शिपिंग एक्ट, मर्चेंट शिपिंग एक्ट के अंतर्गत जो सीमेन आते हैं, सीमेन मतलब नाव में जो लोग चलते हैं, उन पर ये अप्लाई नहीं होता। डॉक वर्कर रेगुलेशन में जो एम्प्लॉइज आते हैं उन पर अप्लाई नहीं होता क्योंकि उनके खुद के बोनस रूल्स हैं। वैसे ही वो एम्प्लॉइज जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो एम्प्लॉय जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में, हॉस्पिटल्स में, चेंबर ऑफ कॉमर्स या सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटी में काम करने वाले एम्प्लॉय, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे काम करने वाले एम्प्लॉय पे ये बोनस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। वो एम्प्लॉय जो आरबीआई में वर्क कर रहे हैं, किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, या इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे हैं, उन पर ये बोनस एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, बोनस का कैलकुलेशन कैसे किया जाए तो आप एक बार यहाँ पे कैलकुलेशन सीख लीजिए। कंपनी में हुआ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से डिडक्ट हुए सारे एक्सपेंस, यहां पर जो बचा उसको हम या तो नेट प्रॉफिट बोलते हैं या बोलते हैं अवेलेबल प्रॉफिट। आफ्टर डिडक्शन जो प्रॉफिट बच जाए वो अवेलेबल प्रॉफिट या अवेलेबल सरप्लस कहलाता है। अब ये जो अवेलेबल सरप्लस होता है इसका एक पोर्शन आप निकाल कर बोनस बांटने के लिए यूज कर सकते हो। ये पोर्शन होता है इधर 60% ऑफ अवेलेबल सरप्लस सरप्लस या फिर 67% ऑफ अवेलेबल सरप्लस।
इतना पोर्शन आप अवेलेबल सरप्लस का निकाल कर बोनस बांट सकते हो और इस पोर्शन को बोला जाता है एलोकेबल सरप्लस। तो कभी भी याद रखना जो बोनस दिया जाता है वो एलोकेबल सरप्लस में से दिया जाता है। व्हाट इज एलोकेबल सरप्लस? इट इज द परसेंटेज ऑफ अवेलेबल सरप्लस। तो बोनस शैल बी ऑलवेज पेड आउट ऑफ एलोकेबल सरप्लस। इसका कंप्यूटेशन कैसे होता है कि पहले अवेलेबल सरप्लस निकाला जाता है। कैसे? ग्रॉस प्रॉफिट में से डिडक्शन करके। किस किस चीज का डिडक्शन करना है एग्जाम में पूछ देगा, ध्यान रखना। लॉसेस का, डेप्रिसिएशन का, डेवलपमेंट अलाउंस का, इनकम टैक्स रिबेट एंड कंसेशन का, इसका आप डिडक्शन करिए। अब जो पोर्शन अवेलेबल होगा जिसे अवेलेबल सरप्लस बोलेंगे उसका आप 60% निकाल दीजिए अगर कंपनी में डिविडेंड भी डिक्लेयर हो रहा है तो, और डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हो रहा है तो 67% निकाल के डिविडेंड बोनस बांट दीजिए। फिर इसमें कंसेप्ट आता है सेट ऑन एंड सेट ऑफ का, ठीक है, ये भी सीख लीजिए, एग्जाम में आ सकता है आपको। अगर कंपनी ने मान लो मैक्सिमम रेट से बोनस बांटा, मान लो 20% के रेट से, फिर भी इनके पास कुछ अमाउंट लेफ्ट हो जाता है, बच जाता है, सरप्लस लेफ्ट हो जाता है, मतलब पूरा बोनस बांटने के बाद भी कुछ बच गया, तो ये अमाउंट नेक्स्ट 4 ईयर तक, अगले 4 सालों तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कभी आगे प्रॉफिट कम हुआ तो यूज कर देंगे। सिमिलरली किसी साल जैसे इनएडिक्वेट प्रॉफिट या उतना प्रॉफिट नहीं है लेकिन कंपनी डिविडेंड बांटना चाहती है तो फिर वो मैक्सिमम रेट तो नहीं देगी, किस रेट से देगी? मिनिमम रेट से जो 8.33% है। तो उस टाइम ये क्या कर सकती है, जो कैरीड फॉरवर्डेड अमाउंट था, कितने साल तक कैरीड फॉरवर्ड हुआ था? 4 सालों तक, इसको ये यूज कर सकते हैं, ये एडजस्ट कर सकते हैं बोनस देने में, और इसे बोला जाता है सेट ऑफ करना। तो आई होप आपको सेट ऑन सेट ऑफ भी अच्छे समझ आ गया होगा। तो ये आपको दिमाग में बैठना चाहिए, ये है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। इसकी आप थरो पढ़ाई करिए और आप बताइएगा आपको कितना समझ आया।